जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं कि प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा में जो है असफल होने के बाद यहां पे जो है किस प्रकार की चीज़ों को जो है आपको अपनाना चाहिए और क्यों जो है आपको इन प्रकार की चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे आप जो है सफल हो सकें अगर जो फ्यूचर में जो एग्ज़ाम को देने वाले हैं। और दोस्तों आप मेरे पर भरोसा क्यों करें, उसके पीछे रीज़न ये है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है पिछले कई वर्षों से मैं पढ़ाने और पढ़ने का कार्य करते आ रहा हूँ। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी आप ये देखोगे कि मैंने सिर्फ ज़िंदगी में जो है अपने चैनल पे एक ही एग्ज़ाम की बात की है, वो है सिविल सर्विस आईएएस एग्ज़ाम। और इसके अलावा हमारे चैनल पर किसी भी एग्ज़ाम की बात नहीं होती है। अदर पे जो है हो सकता होती हो, उनसे मेरा लेना देना नहीं है। इसलिए जो आप उनसे ट्रस्ट कर सकते हो कि मैंने इतना पढ़ा है, ठीक है, यही काम किया है मैंने अपने चैनल पे। आप हमारे लेक्चर देख लीजिए जा करके, ठीक है। और करंटली जो है मैं आपको बताऊं तो मैं सिविल सर्विस एग्जाम आईएएस जिसको एग्जाम कहते हो उसका सारा सिलेबस मैं अपने चैनल पे पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैं 800 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं, 350 घंटे का कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। चलिए जो है मैं बात करता हूँ। देखो दोस्तों, जो सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2026 का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, उसकी अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे जो है जैसे जो नए नए बालक बनते हैं, ठीक है, नए नए जो है प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है टॉपर्स कुछ अप्रोच बताते हैं, ठीक है। टॉपर्स देखिए, टॉपर उन्हीं की बात सुना कीजिए। कोई मैं ऐसा टॉपर जो है निकाल के दिखा दीजिए जो किसी भी इंस्टीट्यूट में जो है मुंह मारने ना गया हो, हमें बस इतना बता दीजिए। उस टॉपर की ही बात मानना जो खुद में नैतिक हो, जो खुद में एथिकल हो, जो खुद में जो है कितना बड़ा नैतिक, हमें इसकी बता दो। इतने कितने टॉपर हैं जो है, हमें एक टॉपर ऐसा बता दो जो है किसी कोचिंग के पास ना गया हो। वो जैसे आईएएस बने या आईपीएस बने या आईएफएस बने, कुछ भी बने, तुरंत जो है सीधे सबसे पहले कोचिंग के हाथों ही अपनी जो है पहला करप्शन भ्रष्टाचार का शुभारंभ कर देते हैं जाकर के हैं। हमारे देश की सोसाइटी की समाज की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि वो इसको पाप मानती नहीं है। अरे भाई, आप ब्यूरोक्रेट हो, आप देश के प्रशासन को संभालने जा रहे हो, आप जो है इस प्रकार से किसी कोचिंग से अफिलिएट कैसे हो सकते हो? आप कहते हो सर जो है हम कोचिंग से इसलिए अफिलिएट होते हैं क्योंकि हमें जो है लोगों को गाइड करना है। तुम्हें इतनी चुल्ल मच रही है तो हमारे जैसा कैमरा उठाओ और बना दो वीडियो और जो है सबको गाइड कर दो। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम जो है इनडायरेक्ट या डायरेक्टली पैसा लेते हो, चार्ज करते हो, और ये तुम पहले ही भ्रष्टाचार का जो है आरोप तुम्हारे ऊपर लग जाता है जैसे तुम जो है बने। ये बात थोड़ी कड़वी है, हमारे देश का सोसाइटी हो सकता है एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि वो क्या होता है कि मतलब ये सबकी बस की नहीं होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे जो है आपको सबसे पहले एक चीज़ आप ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से नैतिक हूँ या बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। बस हमारी ईमानदारी की परिचय जो है आप इतना कर लीजिए कि हमारे चैनल पर जो है व्यू ना आने के बाद, पिछले 7 सालों से सफल ना होने के बावजूद भी मैंने कभी भी गलत चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया है। हमारे चैनल पे हमेशा एजुकेशन, शिक्षा की बात होती है, उच्च लेवल की बात होती है। दूसरी चीज़, मैंने कभी भी किसी भी कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का प्रचार नहीं किया है, नेवर एवर, कभी भी। आप हमारे चैनल पे एक वीडियो ऐसा बता दीजिए जिसपे मैंने कहा हो कि फला कोचिंग से तुम पढ़ लो जाकर बेटा, ये मैंने कभी भी तुमसे नहीं कहा है, ठीक है। और ना ही मैंने कभी किसी को कॉल पे कहा होगा कि जो है या मैसेज पे कहा होगा कि इसी कोचिंग में जो एडमिशन ले लो जाकर के। एक वीडियो सिंगल निकाल के दिखा दीजिए। ये दोस्तों एथिकलिटी होती है, पैसा मिलता है, बढ़िया मिलता है, ठीक है। और इतने ऐसे कितने जो है लोग हैं जो कोचिंग के अगेंस्ट बोलते हैं, जो कोचिंग में, देखो मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ, कोचिंग में जो अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, जो अनैतिक कृत्य हो रहे हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। जिस प्रकार से वो देश में जो गरीब लोग हैं, ठीक है, देश का जो एकदम ईमानदार बच्चा है जो गाँव में बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो जो है क्या क्या करके जो है पैसे तुम्हारे पास लाता है, तुम जो है लूट का एक धंधा बना करके बैठे हुए हो। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए 2 पैसे की। क्या मतलब तुम सिस्टम बना के रखे हुए हो, बेवकूफ बना रहे हो, सपनों के नाम पे तुम जो है जनता को मूर्ख बना रहे हो, हैं? तुमने जो है मुंह पे तुम्हारा भर दिया गया हो, तुमने जो है टॉपर बन के, टॉपर तुम हो, तुम्हारे तो जो है इज्जत से समाज देखता है तुम्हें कि हाँ चलो तुमने एग्जाम पास किया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम कोचिंग की गुणगान वहां पे गा रहे हो, तुम वही बोल रहे हो जो तुम्हें स्क्रिप्ट पढ़ाई गई है। ये सच्चाई है हमारे देश की। कितने ऐसे टॉपर हैं जो कहें कि हम आप आईएएस बनने के बाद या कुछ भी बनने के बाद हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास नहीं जाएंगे, हम जो भी देंगे अपने चैनल बनाएंगे, उस पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दे देंगे जाकर के। है क्षमता किसी में? है किसी में औकात? सब पैसे में बिके हुए लोग हैं। हम देखते हैं कि आज जब तक तुम बने नहीं थे तब तक तुम्हारे पास कार नहीं थी, और जैसे तुम बन गए तुम्हारे पास कार आ गई। कहाँ से कार आ गई तुम्हारे पास? भर दिया गया ना 25 से 30 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, जो भी भरा गया तुम्हारे मुंह में। मैं किसी भी लॉबी के खिलाफ नहीं हूं, जो भी तुम बनते हो अच्छी बात है। हम ये यूपीएससी के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। यूपीएससी ने ही अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि किसी प्रकार से करप्ट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से आपका जहां पे इंटीग्रिटी, जहां पे आपका अकाउंटेबिलिटी, जहां पे आपका इंटीग्रिटी जो है, जो प्रोफेशनलिज्म होता है। आप कभी पढ़े हो? सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम का सबसे बड़ा जो स्लोगन है वो क्या है? सीलम परमम भूषणम। कभी इसका अर्थ समझो? वर्च्यू इज एक्सीलेंस। मतलब जो है तुम्हें इतना वर्च्यूफुल व्यक्ति बनना है, तुम्हारा मतलब एथिक्स इतना बड़ा होना चाहिए। क्या वर्च्यू है? तुम मेन स्लोगन को भूल जाते हो। तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि तुम इंटीग्रिटी के पर्सन होने चाहिए, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। मजाल तुम्हें कोई 1 रुपया देकर दिखा दे, लेकिन तुम्हारे तो ऊपर जो है पैसा भारी पड़ रहा है,
तुम सेवा करने नहीं आए, तुम मेवा खाने आए हो कि जल्दी जो है हमें कोई बढ़िया मिले, फिर जो है हम 50 करोड़ यहाँ से कमाएं, 50 करोड़ उससे कमाएं। अरे तुम्हारे पास टाइम कैसे मिल जाता, मैं ये नहीं समझ में आता। मतलब हमारे देश में क्या समस्या सॉल्व हो गई है? तुम्हारा जिस जिले में तुम्हारी पोस्टिंग है, क्या उसमें समस्याएं सॉल्व हो गई हैं? टाइम तुम्हें कैसे मिल जाता? तुम्हें जनता के लिए टाइम नहीं मिलता? कभी तुम्हारे दिमाग में आया कि हमारे देश की जनता के बीच में, आप अपने गांव का बताइए, कितने ऐसे डीएम जिला अधिकारी हैं जो गांव गांव जाते हैं? है कोई अधिकारी? जनता को कोई शिकायत हो तो आला अधिकारी बैठे हुए हैं, अंग्रेजों के ज़माने के लॉर्ड्स ऑफ, वहाँ पे जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ पे जो है लेकर के जा रहे हैं अर्जी लेकर के, फिर वो कह रहा कल आना कल आना कल आना, तारीख पर तारीख मिली। है ऐसा कोई व्यक्ति जो कहे कि आज से अधिकारी जो है जितने भी यहाँ पे बैठे हुए सब गाँव गाँव जाएंगे, गाँव गाँव समस्या में समर कैंप लगाइए, गाँव का व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा, आप गाँव के पास जाओगे, यानी कि प्रशासन आपके द्वार पर जाएगा? है क्या कोई व्यक्ति? है कोई चेंजमेंट सुधार? वही जो प्रथा चली आ रही है अंग्रेजों के ज़माने से, बस शकल बदल गई है, सिस्टम वही है, पूरा करप्ट सिस्टम जो है बैठा कर रखे हुए हो। जब तक इसमें जो है देश की प्रशासन जो इस देश का जो सर्विस है, जिस प्रकार का ये सिस्टम है जो बनाकर हमारे देश में रखा गया, हमारे देश में बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, और मैं ये बात भी स्वीकार करता हूँ कि इतना बड़ा देश ब्यूरोक्रेसी के बगैर नहीं चल सकता है, अफसरशाही के बगैर नहीं चल सकता है। लेकिन हमें ब्यूरोक्रेसी में जो अकाउंटेबिलिटी है, जो इंटीग्रिटी है, जो एथिक्स है, उसको भी निर्धारित करना पड़ेगा। अदरवाइज राजीव गांधी जी की जो प्रधानमंत्री भारत के थे, उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 1 रुपये अगर वहाँ से पहुँचते हैं, मतलब पहुँचता ही नहीं, पैसे ही नहीं पहुँचता है, ये सब कहाँ खपा हो जाता है, ये सब कमीशन स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, ऊपर से गंगा निकलती, बीच में सबको चखता है उसका स्वाद। ये सच्चाई हमारे देश की है। अगर हम कुछ बोल दें तो जो है हमारे खिलाफ जो है तुरंत फतवा जारी कर दिया जाता है कि तुमने इसे बोल कैसे दिया, ये क्या कर दिया है, डराने धमकाने वाला काम चालू कर दिया। इतना तो इन लोगों का मतलब क्या ही बोला जाए। याद रखिएगा, मैं किसी भी जॉब के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी जो है ऑफिसर के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनमें व्याप्त जो अनएथिकल प्रैक्टिस हैं, जो अकृत्य जो चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ हूं, मैं उनके सख्त खिलाफ हूं। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि प्रिपरेशन यूपीएससी की तभी करना जब इतनी बेसिक कंडीशन जो है फुलफिल कर पाओ, कुछ चेंज ला पाओ सोसाइटी में। अगर तुम्हारा पेट बहुत भारी है तो बिजनेस कर लो, सबसे अच्छा रहेगा, लूटो खूब खसाटो, जो भी करना हो करो जा करके। ये पहली टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। सिलेबस तो बाद में पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस पे कि सिलेबस में जो है क्या चेंज करने चाहिए, क्या जो है पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मेरी ये कंडीशन को फुलफिल करना। अगर ऐसे जो है क्रांतिकारी व्यक्ति हो तो आना, अदरवाइज जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, ठीक है, बढ़िया गोरख धंधा चलाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो है बढ़िया प्रॉफिट कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छा बात है। यहाँ पे इसलिए मत आना कि पता चला तुम केमिकल इंजीनियरिंग से छोड़ करके, तुम बढ़िया जॉब छोड़ करके यहाँ पे इसलिए आ रहे हो क्योंकि यहाँ पे मोटा पैसा मिलता है? तो ये सामंतवादी व्यवस्था को जो है लात मारो, और सेवा के भाव से अगर आना हो तो ये बेसिक कंडीशन जब आपकी फुलफिल हो रही है तब जो है इसकी ओर आंख उठा करके देखना। अब बात कर लेते हैं कि सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा के उपरांत आपको क्या चेंजमेंट करने चाहिए। देखिए, हमारे ऊपर किसी ना टॉपर का दबाव है, हमारे ऊपर ना तो जो किसी कोचिंग का दबाव है। मैं जो भी बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ और एकदम सत्य बोलता हूँ। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता लाग लपेट, जो बोलूँगा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा। पहली चीज़, आप जो मार्केट में बहुत ज़्यादा कोचिंग में जो नोट्स का कल्चर है, एक रंग बिरंगे जो नोट्स चलते हैं, उनको जो है साइड कर दीजिए बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके अगर तुम्हें सफल होना है तो। नोट्स में क्या होता है, आप देखिए अभी जो है यूट्यूब पे आप सर्च कर दीजिए कि कितने क्वेश्चन किसके कोचिंग से आए, आपको 50 वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो कहेगा कि हमारे साथ 70 क्वेश्चन है, कोई 80 आए, कोई 90 आए, कोई 100 आए। उन कोचिंग वाले से पूछो कि तुम क्वेश्चन बेटा कहाँ से लाए, तो वो बताएंगे भैया हमने बुक से लिए। यानी कि इनका मेन सोर्स क्या है, बुक है। वही तो तुमसे हम कह रहे हैं, ये बीच के दलालों पे बीच में कहाँ तो फंस गए आकर के, ये मिडिल मैन बीच में कहाँ से आ गए। नोट्स तुम्हें खुद के बनाने हैं बुक पढ़ पढ़ करके। ये जो इजाज़त है ये किसी कोचिंग को मत दीजिए कि वो जो है नोट्स बनाएगी, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। किस लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो कितने योग्य हैं, कितना उनको ज्ञान है, इस बात का पहले तगाजा होना चाहिए। किसी को बैठा दिया करके वो जो है अपना छटनी कर रहा है और आपको परोस रहा है रंग बिरंगी उसमें चिरैयाँ पत्तियाँ लगा करके। पहली चीज़, जितना भी यूपीएससी का जो बुक लिस्ट है वो मेन बुक लिस्ट पढ़िए। आपके पास सारी एनसीईआरटी होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड बुक आपकी जो बेहतरीन होती है उसको होनी चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखना चाहिए। और जब स्टैंडर्ड बुक का चयन करें तो फिर जो है आप एक बार जो है किसी व्यक्ति विशेष से पूछ लें। अगर नहीं आपको लगता है तो हमसे भी पूछ लें, हम आपको बता देंगे। आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। नोट्स जो है आपको बुक से पढ़ करके स्वयं बनाने हैं, ये परमिशन कोचिंग वालों को नहीं देनी है। ये पूरा मार्केट का इको सिस्टम बन रहा है। आप यूट्यूब पर डाल दीजिए कि भैया कोचिंग के नोट्स बिकने लगे।
ये कब से बिकने लगे जा करके। याद रखिएगा ये सब सिस्टम जो है पूरा आपका काटने के लिए बनाया, डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। हाँ, कोई अगर ऐसी कोचिंग है जो मतलब बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा करोड़ों का आती है, और उसका जो है अगर जैसे मान लो मैं सुब्रा रंजन मैम के जो है नोट्स पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पास उनके कोचिंग को अफोर्ड करने का पैसा नहीं है, तो हाँ वो नोट्स चलो ठीक है एक बार अपना लिया जा करके। लेकिन जिस चीज़ का तुम्हारे पास बुक अवेलेबल है, जिस चीज़ का तुम्हारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, उसका तुम क्यों पढ़ रहे हो। अब आप कहोगे सर पॉलिटिकल साइंस का भी तो बुक अवेलेबल है, भाई उसका तुम बुक लो जाकर, भैया इतना महंगा बुक आता है। आप कभी पॉलिटिकल साइंस का जो है अगर ऑथेंटिक बुक लोगे जाकर के, एक जने कौन सी जो है पॉलिटिक्स की बुक है वो जो है तो 2300 रुपये की आती है, 2300 रुपये की एक बुक आती है। अगर मैं इसे लूँगा जा करके तो मैं ज़िंदगी भर पढ़ता ही रह जाऊँगा। तो मैं जो है JNU की जो वेबसाइट होती है, ठीक है, जो DU का मतलब जो दिल्ली का वो कौन सा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसका मैं नोट्स जो है ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ता हूँ, ठीक है, काफ़ी फेमस है, शायद इंदिरा गांधी कोई यूनिवर्सिटी, क्या उसका नाम है, मुझे कोई बताइएगा, ठीक है। तो उसका बहुत ज़्यादा जो है उसका यूनिवर्सिटी का नोट्स काफ़ी रहता है, तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ। यानी कि आपको GS के लिए, मैं ऑप्शनल की बात आज नहीं कर रहा हूँ, जो GS के लिए आपको बुक को पढ़ना है, नोट्स जो है आपको बुक से स्वयं बनाने हैं, कोचिंग को परमिशन बिल्कुल नहीं देनी है, कोई भी व्यक्ति हो। दूसरी चीज़, सिलेबस जो है UPSC का वो रामबाण है। आप सिलेबस को एक एक डिकोड कीजिए, एक एक जो कीवर्ड है वो पढ़िए। सिलेबस में उतनी हेल्प नहीं मिलती क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है। सबसे अच्छा सिलेबस पता क्या है, सबसे अच्छा सिलेबस है उसका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देख लेते हो, अगर आप जो है पुराने जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को देख लेते हो, आप कहोगे सर कितने क्वेश्चन पुराने देखें, तुम्हारी जितनी क्षमता हो, जितनी क्षमता का मतलब मैंने तो 30 सालों के देखे हुए हैं प्रीलिम्स के पिछले क्वेश्चन, ठीक है। हम कहते हैं आप जो है जितना भी आपकी श्रद्धा हो उतने हिसाब से जो आप देख सकते हो। मेंस के 15 सालों के देख लो, प्रीलिम्स के लगभग 30 सालों के देख लो, 30 ईयर के, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो 2026 में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो शायद जो है 15-17 साल पुराना क्वेश्चन था। जैसे वो था नोबेल प्राइज वाला, नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया जगह कहाँ से पूछ दी, तो वो 2008-9 तरफ क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन कि नोबेल प्राइज जिसको मिला है वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, वही तो क्वेश्चन आप 2026 में पूछा है भाई, तो उसमें नया क्या है। अच्छा, हमें कैसे पता है, तो मैंने दोस्तों यूट्यूब पे अपने ऑलरेडी पढ़ा के रखे हैं, पिछले 31 सालों के PYQ ऑलरेडी पढ़ा के रखे हैं कि क्या पूछा जाता है। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप चाहो तो उसको विजिट कर सकते हो अगर आपके पास ताकत टाइम नहीं है। याद रखिएगा ये कोई फार्मूला, कोई शॉर्टकट आपका कोचिंग प्रोवाइड नहीं करता है। कोचिंग का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपको एक बेसिक फाउंडेशन क्लियर करवा देंगे, उनका काम बस इतना ही होता है, इससे अलावा उनका कोई काम नहीं होता है। जो मेन की आपको मेहनत है, जो मेन पूरा मतलब जो ताकत लगानी पड़ेगी वो आपको ही लगानी पड़ेगी। ये कोचिंग यहाँ पे बीच में नहीं आने वाले हैं। आप फेल हो जाओगे आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप पास हो जाओगे आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं, जब पास हो जाओगे तो फिर वो अपनी क्रेडिबिलिटी ले लेंगे आकर, जब फेल हो जाओगे तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं लेगा आकर के। समझ रहे हो, दुनिया जो है वो सफल लोगों की बस होती है। जैसे कहा जाता है कि सफलता जो है उसके कई रिश्तेदार होते हैं और सफलता जो है अनाथ होती है। समझ रहे हो, जब तुम फेल हो जाओगे तो फिर जो है वो कुछ नहीं बोलेंगे आकर, वो कभी नहीं जारी करेंगे। अरे हम सब कोचिंग वालों को चैलेंज करते हैं, अरे भाई आप इतने ट्रांसपेरेंट हो, आप सिंपल सा जो है सक्सेस रेशियो जारी कीजिए, कितना परसेंट जो है हमारे यहाँ पे एनरोल हुआ था, इतने परसेंट सक्सेस हुआ था। दूसरी चीज़ और मैं मार्केट में क्या देखता हूँ, यूट्यूब पे आज देख लो जाकर 2027 की प्रिपरेशन कैसे करें, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। पूरा प्रिपरेशन का जो है गाइड बता रहे हैं, वो दोस्तों बिल्कुल बकवास वीडियो है, सब कोई काम का वीडियो नहीं है। ऐसा का दुनिया जो है एकदम चलती होती ना क्लिक बेट पे कि हाँ टारगेट 1 कंप्लीट, टारगेट 2 कंप्लीट, टारगेट 3 कंप्लीट, टारगेट 4 कंप्लीट, ये सब बकवास है। इसे तुम्हें जो है लालीपाप चटाया जाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए, और तुम जो उस चक्कर में फंस जाते हो कि हाँ गुरुजी ने हमें टाइम बताया है कि ऐसे जो है पास होगी। देखो मैं आज फिर ये बात जो है बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ कि टीचर जो है वो अपने एक सब्जेक्ट का ज्ञाता होता है। हम देख रहे हैं कि कोई ज्योग्राफी का टीचर है, वो पूरा गाइड कर दे रहा है कि भैया UPSC की प्रिपरेशन ऐसे होगी। आप सिर्फ ये बता सकते हो कि ज्योग्राफी का जो है सिलेबस कैसे किया जाएगा कवर, ज्योग्राफी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इसकी जिम्मेदारी लीजिए। आप पूरे सिलेबस की जिम्मेदारी मत लीजिए जब आपको ज्ञान ना हो। जैसे आप मुझसे पूछिए कि सर UPPCS की तैयारी कैसे की जाए, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ मुझे नहीं पता। BPSC की तैयारी कैसे की जाए, मुझे नहीं पता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ। इंग्लिश सर कैसे सुधारी जाए, मुझे नहीं पता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ। नहीं पता तो नहीं पता। SSC की तैयारी कैसे की जाए कि नहीं पता भाई नहीं पता। UPSC से रिलेटेड हमसे कुछ भी पूछिए, मैं आपको बता दूंगा, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ लीजिए, एनी सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने उस चीज़ को जिया हुआ है, मैंने एक जो है घुसा हुआ हूँ उस चीज़ में, मतलब फील्ड में पढ़ाने और पढ़ने का मैं यही काम कर रहा हूँ ज़िंदगी भर से। समझ रहे हो, तो एक एस्पिरेंट जो है वो असली समस्या को समझता है कि दिक्कत कहाँ पे आती है। टीचर क्या होता है, टीचर का गलत माइंड होता है, वो जो है पढ़ाने के उद्देश्य से आता है,
उससे वो समस्या थोड़ा समझ आती है कि जो स्टूडेंट फेस करता है आजकल की ऑनलाइन की दुनिया में। तो ये चीज़ जब मैं देखता हूँ ऑनलाइन, कोई व्यक्ति आ रहा है जिसने कभी जो है, जिसके मुंह से कभी 2 शब्द ज्ञान के नहीं निकले, वो गाइड कर रहा है कि भाई 2027 में तुम ऐसे प्रिपरेशन करना, ये प्रिपरेशन करना, वो प्रिपरेशन करना, ऐसे करना। अरे कोई चलो एग्जाम निकाला है, वो अगर गाइड करे तो ठीक है, लेकिन उस पर भी भरोसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बात समझो हमारी। जो एग्जाम निकाला हुआ है ऑलरेडी, उस पर भरोसा कहीं नहीं करना है। अगर वो अपनी कोचिंग चला रहा है तो वो ईमानदारी से गाइड नहीं कर रहा है भाई। अगर वो अपनी कोचिंग रन कर रहा है तो वो ईमानदारी से गाइड कर ही नहीं सकता है। वो सिंपल से तुम्हें अपनी कोचिंग में ले जाएगा पहले। क्यों तुम्हें फ्री में परोसेगा? आपका समझते हो वो तो ईमानदार व्यक्ति हैं। ऐसा हमें कोई व्यक्ति मिले जिसकी कोई कोचिंग ना हो, जो किसी कोचिंग से एफिलिएट ना हो, उसने आईएएस बना हो और वो ईमानदारी से यूट्यूब पे वीडियो बनाता हो। ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसके पास कोई जो है एफिलिएशन ना हो, उसकी बात मानिएगा। अगर वो जो है ज्ञान की बातें करता हो, जैसे हमने कुछ तो ऐसे देखे हैं जो बन तो बहुत जाते हैं, लेकिन उनकी अगर वीडियो आप देखोगे तो वो दिल्ली कुल्ला कैसे किया जाता है, मंजन ऐसे पकड़ा जाता है, ये सब बता रहा है। तो उसका जो है लेवल जो है, ये यूपी जैसी जो संस्था है, जैसे बहुत सारे करप्ट अधिकारी जो आजकल पकड़े जाते हैं, तो ये यूपीएससी के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि किस प्रकार के व्यक्तियों को आप भर्ती करते हो। ये तो आपके सिस्टम के ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति करप्ट पकड़ा जा रहा है तो आपका सिस्टम फेल्योर है, आपका सिलेबस फेल्योर है, आपका जो पूरा बना के रखा है वो फेल्योर है भाई। अगर कोई व्यक्ति करप्ट पकड़ा जा रहा है, भ्रष्ट पकड़ा जा रहा है, अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रिटी के पर्सन नहीं आ रहे हैं, अगर कोई कंप्लेन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि सर जो है ये जो है व्यक्ति वहाँ पे जा रहा है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं होता है। मतलब उसको नॉर्मलाइज आज मान लिया गया है कि आप जो है आज पास हुई है और कल जो है कोचिंग में चले जाइए। एक बात फिर मैं लास्ट में कह देता हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति विशेष जो अधिकारी हैं मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ। मैं विरुद्ध हूँ अनैतिक कृत्यों के, मैं विरुद्ध हूँ अनएथिकल प्रैक्टिस से, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हो, चाहे वो जो है टॉपर करते हो। और ये जितनी बातें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सबकी बस की नहीं होती है, क्योंकि इससे उनका पत्ता कट जाता है, मेरा भी कटा हुआ है। समझ रहे हो, ये सबकी बस की नहीं होती है। कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उनके खिलाफ खड़े हो जाए करके, क्योंकि उन्हें पता है उसके बाद उनका क्या होता है। समझ रहे हो, कोई कोचिंग जो है आपको प्रमोशन नहीं देगी, कोई कोचिंग जो है आपको पैसे नहीं देगी। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत लाखों करोड़ों का पैसा है, बस एक ईमानदारी की ललक है। समझ रहे, जो मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। आप हमारे वीडियो उठा के देख लीजिए करें, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बोला हुआ है और सत्य की बात बोलता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि जो है फर्जी वाला लूक थूकता लपेट वाला जो है मैं काम करूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं किसी कोचिंग के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं विरुद्ध हूँ अनएथिकल प्रैक्टिस से। मैं विरुद्ध हूँ उनके धर्म को याद दिलाता हूँ कि तुम किस लिए आए हो, तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे जब जिला की समस्या सॉल्व हो जाए तब आप जाइए। जिले में आदमी मर रहा है, कोई भूखे पेट सो रहा है, किसी को रोटी नहीं है, किसी को खाना नहीं है, झुग्गी झोपड़ियाँ लगी हुई हैं, आदमी रोजगार नहीं उसको मिल पा रहा है। अब आप कहोगे सर रोजगार जो देना एक डीएम का काम है। अब एक बार हमें बना के देखिए, सुधार ना दूं तो हम पर कहना, सब होगा रोजगार। अरे आप जो है करवा सकते हो, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी बिजनेसमैन वहाँ के हैं, अगर उनको थोड़ा सा आप प्रमोशन दे दोगे, वो टैक्स भरते हैं, उनको थोड़ा सा आप अगर मतलब थोड़ा सा जो है फेवर कर दोगे, तो सीधी सी बात वो आपका जो जितना एम्प्लॉयमेंट है उसकी समस्या सॉल्व कर देंगे। आप एक ऐसा पोर्टल बना सकते हो जहाँ पे जितने भी जिले में लोग हों उनको जो है उसमें लिस्ट लाइए, उनकी वो क्या काम करना चाहते हैं उनको उस काम में लगाइए। क्यों नहीं समस्या सॉल्व हो सकती है। जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको जो है आप आवास दिलाइए, जो प्रधानमंत्री योजना है उसकी समस्या को सॉल्व कीजिए। जो गंदगी है उनको जो है सफाई कर्मचारी हैं उनको जो है अपने सही तरीके से लगाइए, स्वच्छ सिटी बनाइए। अधिकारियों को बोलिए कि आप यहाँ पे नहीं बैठोगे, आप जो है गांव में जाओगे, आप स्वयं जाइए, स्वयं आपको जाना चाहिए। कहाँ जाते हैं अंग्रेजों आज के, उनमें कोई फ़र्क है? हमें तो कोई फ़र्क नहीं लग रहा। कितने लोग हैं हम बताएं तो, हमारे यहाँ का तो कभी डीएम हमारे यहाँ आए नहीं, मतलब इधर आते नहीं। आप कभी कानपुर का देख लीजिए, कभी वहाँ पे जो है गाँव लोकल में कभी गया हो, कभी नहीं जाता है। ये सब क्या है? कुछ चेंज नहीं है। तुम एक फर्जी खोपड़ी में जी रहे हो कि तुम आज़ाद हो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सत्ता में जो पार्टी है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्हीं के जो एक बहुत ही बेहतरीन नेता हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइनें हैं कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी भी अधूरी है। आज़ादी भी अधूरी है तो पूरी मत मानो। मैं नहीं मानता हूँ आज़ादी तुम्हें मिली है, हमें भी नहीं मिली है, तुम्हें भी नहीं मिली है। आज़ादी उस दिन मानो जब तुम्हारे देश का हर व्यक्ति को, नागरिक को उसके अधिकार मिल जाए। और अधिकारियों की जब मैं बात करता हूँ तो रोटी कपड़ा और मकान उसको मिलना चाहिए। आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। किस बात का लोकतंत्र है? जहाँ पे इनइक्वलिटी इतनी ज़्यादा हो, असमानता इतनी ज़्यादा हो, जिसमें रिसोर्स जो है एक व्यक्ति के पास केंद्रित हो, आप उसको डेमोक्रेसी मानते हो? मैं नहीं डेमोक्रेसी मानता हूँ। जहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव हो, अमीर और गरीब के बीच एक इतना बड़ा फर्क हो, जहाँ पे ट्रेन में जो है एक गरीब व्यक्ति की ट्रेन जो है एक अमीर व्यक्ति का जो डब्बा है अलग अलग हो, आप कहते हो डेमोक्रेसी है?
लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र थोड़ी ना है, भेड़तंत्र है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अपने अधिकारों के लिए जो है आवाज़ उठाइए, अदरवाइज ऐसे गूंगे बैठे रहोगे। ऐसे ऐसे कौम जो है पूरी खराब हो गई। उन कौम में एक व्यक्ति ने सोच लिया था कि हमारे बोलने से क्या हो जाएगा, ऐसे पूरी कौम चलेगी तो उनकी। अभी भी ना जागे, 2047 में विकसित भारत बनाओगे? नहीं बनेगा ना, कभी नहीं बनेगा। अरे इतनी समस्याएं हमारे देश में है भाई, कब सॉल्व होंगी? हिटलर भी यही कहता था कि हम 2047 बना देंगे, मुसोलिनी भी यही कहता था, सब यही कहते थे, सब यही झूठे प्रॉमिस करते थे, लेनिन भी यही कहता था। सपने मत देखो, आज में जियो, प्रेजेंट में। अभी जो सिचुएशन है उस पर पहले अपना मुआयना करो। अगर नहीं कर पाते हो तो गुलामी दूर नहीं है। जंजीरें डालना सिर्फ गुलामी नहीं होती है, गुलामी मानसिकता में भी पैदा होती है। और ये गुलामी जो है यहाँ की अगर तोड़नी है तो इसके लिए शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए। इस वीडियो का तात्पर्य सिर्फ जो है इस देश के युवाओं को जागरूक करना। और दोस्तों, मेरा जो लक्ष्य है इस भारत को जो है विकसित अखंड सुपर पावर बनाना, उस लक्ष्य से अगर आप हमारे जुड़ना चाहते हो तो हमारा एक चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब करें। हम वहाँ पे मुद्दे की बात जो उठाएंगे उसको रखेंगे, और ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आप करना ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते हो। धन्यवाद।